हैं मारका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली साहब और जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का सब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। हम ज़ाहिर है अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। आज जो स्टैंडिंग हम पाकिस्तान की देख रहे हैं उसकी बुनियाद फराहम की ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारका हक ने। क्या आपको लगता है कि वजह बनी इस फ़र्क की जिसे दुनिया ने फिर महसूस किया और दुनिया ने भी माना कि अगर इस जंग में कोई जीता है या कोई विनर है तो वो भारत तो कतई नहीं है, और पाकिस्तान ने अपनी अस्करी धाक दुनिया के सामने साबित की? व्हाट वर द रीजंस डू यू थिंक इन योर माइंड? देखिए अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और सैयद मोहम्मद अली साहब को भी मेरा बहुत सलाम। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की ये जो मकाम हासिल किया है, दिस इज अ कम्युलेटिव नेशनल रिस्पांस है। एक अनबाउंडेड रिजॉल्व जो नेशन ने शो किया, ये वहां से जनरेट होता है। और जब नेशनल रिस्पांस आ जाता है, बहुत से मुल्कों के पास कैपेसिटीज होती हैं, बहुत से मुल्कों के पास कैपेबिलिटीज होती हैं। जो लैक करती है वो होती है विल टू फाइट। चाहे आपके एसिमेट्रिकल कितना ही आपका दुश्मन आपसे आगे बड़ा क्यों ना हो, जब नेशनल विल ने डेमोन्स्ट्रेट किया तो आपने रिस्पांस जनरेट किया एंड यू एम्बैरेस्ड इंडियन मिलिट्री जी इन द इनिशियल आवर्स ऑफ द बैटल, डिफेंसिव बैटल के बीच में। पहले तो आपने अपनी डिफाइंस शो की, जो मैं जिसको हमेशा कहता हूँ कि जो हुसैनियत विच इज रिजाइडिंग इन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए जब आपने डिफेंस ही किया तो उसी में आपने अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, और खास तौर पे नेट सेंट्रिक एयर वॉरफेयर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, तो दैट सरप्राइज द नेशन, एवरी नेशन ऑन दिस अर्थ जी। देखिए ना, जेडी वैंस जो हैं वो एक दिन पहले कहते कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेबर्स, इंडिया और पाकिस्तान का इशू, हमारा इशू। और अगले दिन आप देखें कैसे उन्होंने स्क्रैम्बल किया, क्योंकि उन्होंने भाप लिया कि पाकिस्तान ने विल शो कर दिया टू इंप्लीमेंट डेटरेंस रीगेन करने के लिए। जब आप विल शो कर देते हैं तो फिर दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई अफ्रीका के टुट्सीज या हुतूज नहीं लड़ रहे, ये इंडिया पाकिस्तान था। तो पूरी दुनिया फिर उसमें शेक हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसमें इन्वॉल्व हुए। तो दैट वाज बेसिकली, जब आपने जो विल की डेमोन्स्ट्रेशन है, दैट वाज नंबर वन एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसके बाद अब लोगों ने देखा कि यार दिस इज अ कंट्री, दिस इज अ नेशन टू बी रेकन विद। पहले आप दुनिया की स्टोरी में थे ही नहीं जी, लेट्स कन्फेस। ना कोई कान आपको सुन रहे थे, ना आंखें आपको देखना चाहती थी, और अचानक आपके एक एक्शन ने उस ट्रिगर किया, एंड दिस इज व्हाट द न्यू पाकिस्तान इज ऑल अबाउट, जिसने वहां से जन्म लिया है। फिर आप मरकज़ निगाह बन गए और आज आपकी लीडरशिप के बयानात से दुनिया के ऑयल मार्केट्स ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं, और दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप अमन किस तरह और कितनी जल्दी इस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है उसको लेकर भी मोहम्मद अली साहब आपसे तब भी बात होती थी, आपसे ज़ाहिर है बात होती ही रहती है। आपके ख़्याल में ज़ाहिर है जो हक़ाइक़ थे वो तो हैं अपनी जगह, भारत की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से जो बात आ रही थी वो हक़ाइक़ से कोसों दूर थी। यही वजह है कि दुनिया, हम तो चलिए अपनी बात तस्लीम करेंगे, लेकिन दुनिया ने हमारी बात क्यों तस्लीम की और उनकी बात को क्यों रद्द किया? इस पे ज़रा रोशनी डालिए। जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और ऑन दिस वेरी हिस्टोरिक ओकेजन। देखें, सबसे बड़ी बात जो मैं जनरल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, मैं समझता हूँ कि जो दुनिया की जंगों की तारीख है उसमें एक बहुत ही नया बाब पाकिस्तान ने रकम किया है। और ये मैं हवाला देता हूँ ख़ास तौर पे लियाकत अली ख़ान के एक बड़े मशहूर और तारीखी जुमले का, कि ये जो 5 उंगलियां होती हैं ना अब्दुल्ला, ये जब मिल जाए ना तो ये एक मुक्का बन जाता है और दुश्मन के दांत तोड़ सकता है। तो हमने पांचों जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है ना, उसको हमने सिनर्जाइज करके इफेक्टिव पावर में, डेटरेंस में और दुश्मन को डिफीट करने में हमने इस्तेमाल किया। मिलिट्री एक उसका एलिमेंट है, डिप्लोमेसी उसका दूसरा एलिमेंट है, आप और हम मीडिया उसका तीसरा एलिमेंट है, चौथा उसका लीगल लॉफेयर में भी हमने उसको डिफीट किया, और फिर हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो थे, हमारी पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई। तो ये पांचों उंगलियां मिलकर जो है ना, ये हमारी पाकिस्तान की, आई थिंक इट वाज द फाइनेस्ट आवर इन आवर हिस्ट्री, नंबर 1। और एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं बताऊं कि इस वक्त दुनिया की जो बेहतरीन दिफाई दस्तगाहें हैं, मैंने वाशिंगटन में भी पढ़ाया है,
मैं आपको बताऊं वहां इसको एज अ केस स्टडी लिया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने वॉरफेयर के आर्ट और साइंस को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया अददी और मादी और वसाइल की कमी के बावजूद। पहली बात। दूसरी बात कि अब मैं आपके सवाल का ज्यादा बराह रास्त जवाब दूंगा कि कैसे दुनिया ने क्यों हमारी स्टोरी को माना और इंडिया की स्टोरी को नहीं माना। पहली बात ये थी कि देखें हमारी जो टारगेटिंग थी रिस्पांस में, पहली बात सबसे पहले हमारी डिप्लोमेसी बड़ी पीसफुल और रिस्पॉन्सिबल थी। हमारे वजीर खारजा ने 100 से ज्यादा अपने काउंटर पार्ट्स को एतमाद में लिया इस क्राइसिस के दौरान, वॉर से पहले। और हमारी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त थी अब्दुल्ला कि हम 100 ममालिक को बता चुके थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम का और इसका असल मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत है। और बदकिस्मती से अब्दुल्ला भारत ने हमारे असेसमेंट को सही साबित किया पाकिस्तान पे जारियत की गलती करके, नंबर 1। फिर हमने जब 100 ममालिक को एतमाद में लिया तो वो ऑलरेडी जान चुके थे कि पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि भारत हमला करेगा। और भारत ने जब किया और फिर जब उसको एम्बैरेसमेंट हुई तो जिस तरह अभी जनरल साहब ने भी कहा कि आलमी बरादरी, जेडी वैंस और दूसरे लोग समझ रहे थे कि ये तो भारत और पाकिस्तान का मामला है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब उसकी मैसिव हमारी रिटेलिएशन हुई, बहुत इंटेंस, तो उनको अंदाजा हुआ कि ये फौरन इसको पीस को रिस्टोर करना चाहिए। तो आपने देखा जब हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी मुअस्सर हुई अब्दुल्ला कि चंद घंटों के बाद भारतीय लीडरशिप अमेरिका और दीगर ममालिक के पास भागी कि हमें पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से बचाओ। तो वो ममालिक अब्दुल्ला जो कि तवक्को कर रहे थे कि भारत जो है चीन को कंटेन करने में हमारा हलीफ साबित होगा, उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी तो इनके साथ सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है, ये तो पाकिस्तान की चंद घंटों की जवाबी कार्रवाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये चीन के खिलाफ क्या खड़े होंगे। तो उनका स्टेटस डाउनग्रेड हो गया। फिर इन्होंने 80 ममालिक में शशि थरूर जैसे लोगों को एंगेज करके भेजा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और पूरी दुनिया ने उनका नैरेटिव जो था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाए, उसको रिजेक्ट इसलिए किया कि पाकिस्तान का जो मौकिफ इतना जबरदस्त और क्रेडिबल और कानूनी और इखलाकी था कि जनाब पहलगाम में जो हुआ है, आए हम मिलकर एक इंडिपेंडेंट एक कमीशन को इनवाइट करते हैं, वो जाके हकायक को देखे, जो कि आज तक नहीं बना। तो इससे ये बात साबित होती है कि झूठ के पांव नहीं होते, तो दुनिया ने किसी को नहीं माना। और आखिरी बात अब्दुल्ला, देखें हमारी टारगेटिंग इंटरनेशनल लॉ, जेनेवा कन्वेंशन और यूएन चार्टर के एन मुताबिक इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस थी। हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। और 10 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने इसका एतराफ किया कि उनके 28 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया है। इसके जवाब में जब आपने देखा भारत ने सिर्फ हमारे सिविलियन टारगेट्स को भी निशाना बनाया मिलिट्री के साथ साथ। अब इसका हमें फायदा ये हुआ इंफॉर्मेशन डोमेन में कि हमारे मीडिया विंग जो है आईएसपीआर, उसने फॉरेन इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को लेके उन जगहों पे चले गए जिनके बारे में भारत का झूठा इल्जाम था कि ये दहशतगर्दी के कैंप्स हैं। जब वहां पे वो गए, उन्होंने देखा यहाँ पे मासूम बच्चों और सिविलियंस को इन्होंने निशाना बनाया है, यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं है, यहाँ पे कोई कैंप नहीं है। तो उसने बिल्कुल हमारे कॉन्फिडेंस, ट्रांसपेरेंसी और सच पर मबनी बयानी को माना। जबकि भारत चूंकि उनके मिलिट्री डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई थी, कल आपने देखा कि एयरफोर्स के नुमाइंदे ने कहा कि 16 उनके एयर बेसेस को हमने नुकसान पहुंचाया सिर्फ। और यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरल साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, हम पीएफ वर्सेस आईएफ की बात करेंगे, कल भी उसका जिक्र हुआ। और हमारा बड़ा फेवरेट जुमला या मोमेंट है ना, पहले 6-0 था और अब 8-0 है। कल जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आईएसपीआर की तरफ से, उसके मुताबिक क्या वजह है कि जब हमने ये भी नोट किया और हमें बताया गया प्रोफेशनल्स की तरफ से कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने जहाज़ गिराने के बाद इंडियन एयरफोर्स दोबारा कभी एयरबोर्न हुई ही नहीं, कभी उनके तैयारे फ़ज़ा में दोबारा नज़र आए ही नहीं, और पाकिस्तान की कंप्लीट डोमिनेंस थी फ़ज़ाई एतबार से। हम आपसे मिलिटरीली समझना चाहते हैं कि इस एपिसोड के बाद क्या वजह वो बनी होगी कि उसके बाद उन्होंने अपने तैयारे ही नहीं उड़ाए। देखिए अब्दुल्ला, ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त एक तो ये मिसकैलकुलेशंस बहुत करते हैं, जो इंटेलिजेंस फेलियर्स बुरी तरह होते हैं इंडियन साइड पे। जी, पुलवामा में आपको याद होगा कि इन्होंने बड़ा अग्रेसिवली पाकिस्तान की जो लाइंस हैं, जो हमारे टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, उसको क्रॉस किया और पाकिस्तान में आके ये इन्होंने एंगेज किया। जी अच्छा, उससे पहले भी ये पुलवामा में भी और अब भी यही पैटर्न रहता है कि ये कुछ अपने फ्लाइंग शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे अपीयर होते हैं, थ्रेट दिखाते हैं
और इसी ताक में होते हैं कि कब मौका मिलेगा तो हम इंग्रेस करेंगे। अच्छा, पुलवामा में इनको जब इन्होंने क्रॉस किया लाइंस तो आपने फिर देख लिया, फिर अभिनंदन हुआ। उस वक्त चाय की प्याली जो है वो पाकिस्तान में पिलाई गई इनको, तो दैट हैपन। अच्छा, दे वर सरप्राइज जी। और इनको वो प्रोफेशनल तो है नहीं, ह्यूब्रिस फिल्मेशन में तो धुरिंदर तो सॉरी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जब वॉर आती है तो दो प्रोफेशनल मिलिट्रीज का जब सामना होता है तो उधर फॉर बेटर मिलिट्री है पाकिस्तान की, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। अच्छा, वो उन्होंने परफॉर्म किया, आपने जहाज गिरा दिए। अब दोबारा अभी उस वक्त की ये, क्योंकि अब ये मोहम्मद अली साहब बेहतर इस पे कमेंट कर सके, अब उनका इंटरनल पॉलिटिकल एक रिक्वायरमेंट होगी है टू हैव फ्रिक्शन। तो जब भी इनकी पॉलिटिकल ये चीजें आती है, इन्होंने कोई ना कोई चीज क्रिएट करनी होती है और उससे पहले ये सिग्नलिंग कर देते हैं। पाकिस्तान इस दफा भी रेडी था। इस दफा उन्होंने ये किया कि उन्हें पिछला जब खतरा था और वो चीजें जेन में थी इनके कि जी वहां तो हमें मार पड़ी थी, तो इस दफा इन्होंने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में रहकर टारगेट्स लिए जी, इंडियन साइड पे रहते हुए इन्होंने टारगेट लिए। एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन आके हमारे साथ कुछ करेगा या हमें टेक ऑन करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान ने जब एयरबोर्न हुए और इन्होंने ऑफ कोर्स PL-15 वगैरह और सुपीरियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान एग्जैक्टली न्यू कि कौन सा टारगेट किधर है, कहां पर है, क्या कर रहा है, एंड दे हैड इंफॉर्मेशन। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज कन्फेशन बाय द इंडियन मिलिट्री चीफ्स। उन्होंने कन्फेस किया कि जी दे न्यू एवरीथिंग, उनको हमारी हर मूवमेंट का पाकिस्तान को पता। पाकिस्तान की ये तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की हम बातें करते रहते, जो हमारी इंटेलिजेंस की जो कामयाबी है जी, जिसपे बहुत कम बात होती है, दैट इज अमेजिंग। एग्जैक्टली पाकिस्तान न्यू व्हाट्स हैपनिंग और पाकिस्तान ने रिस्पांस तैयार किए हुए थे और क्विड प्रो को रिस्पांस भी तैयार किया हुआ था। क्विड प्रो को रिस्पांस का मतलब ये होता है नाजरीन के लिए कि आप दे अगर वो एक टारगेट लेंगे तो हम कौन सा टारगेट और कितने टारगेट लेंगे, और वो 2 नॉच अप जाना। तो पाकिस्तान ने फिर उनको, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस रेंज में हम हिट हो जाएंगे। पाकिस्तान ने जब उनके राफेल हिट किए हैं तो दे वर कंफ्यूज। आपको एक गॉडजिला की कन्वर्सेशन याद होगी, एक पायलट की जो हाईली कंफ्यूज था, इंडियन पायलट, उसको कुछ पता नहीं चला, तो उससे पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि हम और टारगेट भी सिले। तो फिर वो अपनी एयरफोर्स को पीछे ले गए, पाकिस्तान की रेंजेस से बाहर ले गए डेलिबरेटली, कि पाकिस्तान कुड हैव गॉन इनसाइड, हिट मोर टारगेट्स। वजह ये हुई कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन को कंट्रोल में रखा। ये ग्रेस होती है या एक रिस्ट्रेंट होता है जो न्यूक्लियर पावर का खासा होना चाहिए, जो पाकिस्तान का है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर राइवल्स, तो पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट ज्यादा, और ये नहीं कि खौफ से, क्योंकि 2 अरब लोगों की जिंदगियों का सवाल है जी। पाकिस्तान कुड हैव प्लेड मोर हैवक विद देयर एयरफोर्स, विद आर्मी। अच्छा, पाकिस्तान में कई लोग ये सवाल भी करते हैं जी कर सकते थे तो क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि जिसका भी मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है इसमें 2 अरब लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और फिर पाकिस्तान ने जब डेटरेंस रीगेन कर ली, जो लूज हुई भी थी अगर थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद पाकिस्तान हमेशा पीसफुल जराए से बात करना चाहता है। पाकिस्तान साबित कर देता है कि हम पुलवामा में हमने इनके टारगेट लॉक किए और इनको बताया कि वी कैन हिट यू। इनको सबक नहीं सीखा है इन्होंने, इस दफा हिट किया, और अगर अगली दफा भी ये करेंगे तो पाकिस्तान has gone far ahead जी, बहुत आगे चला गया है। होपफुली इस दफा तो सबक सीख लिया होगा। इस तरीके से उनकी एयरफोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि और एम्बैरेसमेंट उनको हो जानी थी, और एम्बैरेसमेंट फिर ये जो 6-7 महीने बाद इनको याद आए हैं कि जी हमने भी कुछ किया था, तो वो इनको और देर से याद आने थे जी। अच्छा अली साहब, आपसे ज़रा मौजूदा हालात पे भी बात कर लेते हैं। और ज़ाहिर है हम पहले भी ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आज जो पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग है, ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारका हक उसकी बुनियाद बना, और फिर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने वो मौक़िफ़ तस्लीम किया, और जिस इंडिया पे दुनिया रिलाई कर रही थी उसकी रिलायबिलिटी का ज़रा इशू आ गया। आप ये बताइएगा, मौजूदा हालात को देखते हुए, चाहे पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें हों ईरान और अमेरिका को, जो हमें सिक्योरिटी इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारा और सऊदी अरेबिया का है, फिर साथ में तुर्की भी शामिल कर लें, फिर इजिप्ट को भी ले लें, फिर ईरान को भी अगर हम अपने हमराह रख लें, दूसरी तरफ भारत है, इज़राइल है, ख़ित्ते के कुछ और ममालिक हैं जिनसे हमारे भी बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। आपको क्या अब ख़ित्ते में बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही है? ये पैराडाइम शिफ्ट अब है, अब ये दिस इज़ द न्यू नॉर्म ऑफ दिस एरिया, कि अब ये 2 ब्लॉक्स नज़र आएंगे, हमें क्या होगा? बहुत अहम सवाल किया अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली
जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने जो पावर का बैलेंस है इस खित्ते में उसको यकसर तब्दील कर दिया इस जंग के नतीजे में। अगर जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो सबसे पहले तो ये कि जो बहुत बड़ा डैमेज मिलिट्री से ज्यादा सिग्निफिकेंट अब्दुल्ला जो भारत को धचका पहुंचा है वो फौजी डिफीट नहीं है, उसका जो स्टेटस है अब वो आलमी सतह पे एक तरह से अमेरिका ने डाउनग्रेड कर दिया। देखें पहले 20-25 साल से अमेरिका जो था उसको भारत ने ये गलत फहमी में मुब्तला किया था कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यूएस की लॉन्ग टर्म इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का और कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल एलाय होगा। लेकिन सदर ट्रंप को इसका मैं समझता हूं कि एक तरह से एतराफ करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज बुश से लेके आज तक जिन्होंने एक्यूरेटली अंडरस्टैंड किया कि भाई ये मुल्क पाकिस्तान की चंद घंटों की जवाबी कार्रवाई का अगर मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हमसे ये रहम की भीख मांग रहा है, हमें कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, तो कल को ये चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा। तो इनकी ना विल है ना कैपेसिटी है चीन को कंटेन करने के लिए, इसलिए अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जाया हो गई, इसलिए उन्होंने उनका स्टेटस ही डाउनग्रेड कर दिया। नंबर 1 ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का गेन है कि इंडिया जो कि अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता था उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक ग्लोबल लेवल पे आज एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभरा है, जो बैक वक्त चीन, रूस, ईरान, अमेरिका, अरब ममालिक के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को इंजॉय करता है। पाकिस्तान का स्टेटस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला वो है जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में नहीं था। नंबर 1 दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह जन साहब ने भी उसका हवाला दिया कि देखें अगर आप ब्रास टैक्स से काउंट करें तो तकरीबन 8 ऐसे क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसमें भारत की ये गलत फहमी नजरियाती तौर पे ये रही है कि पाकिस्तान को वो अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी के जरिए से दो लख्त करना चाहते हैं, चाहे वो ब्रास टैक्स हो, 1990 का कश्मीर क्राइसिस हो, स्टैंड ऑफ हो 2001-2 का, मुंबई क्राइसिस 2008 का हो, 2009 का बालाकोट हो 19 का, और फिर ये पहलगाम का। बुनियादी ख्वाहिश उनकी ये थी कि अपनी कन्वेंशन देयर इज स्पेस बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, वो कॉन्सेप्ट हमने एक नजरियाती तौर पे उनका जो जंगी नजरिया या डॉक्ट्रिन है उसको हमने कंप्लीटली डिफीट किया है। एक बात। तीसरी बात ये कि अब आप देखें मिडिल ईस्ट में देखें जो सिक्योरिटी की रेलेवेंस पाकिस्तान की बढ़ रही है, वो इस बात का एतमाद और एहतराम है कि हमारे जो अरब भाई हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सलाहियत और कैपेबिलिटी और विल है कि वो देरपा अमन को प्रोमोट और प्रोटेक्ट करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है। और आखिरी बात, इसमें हमें जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी निकल रही हैं। अभी आप देखें गल्फ ऑफ हरमज में चंद हफ्ते पहले सैकड़ों जहाज फंसे हुए थे, हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मैंने भी कुछ तजावीज़ हमारी बहरिया की क़यादत को भी दी, और उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ट्रांसशिपमेंट की जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त हमने इस्तेमाल की है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह से 26,000 कंटेनर्स को हमने स्टोर करने की कैपेसिटी पोर्ट कासिम और गवादर और कराची की है, जिसके नतीजे में हमने इन जहाज़ों की भी मदद की और अपने लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा की। अब जबकि मिडिल ईस्ट में इश्यूज हैं तो ये गवादर और सीपेक को रिवाइव करने के लिए एज अ सिक्योर एंड वाइबल एंड शॉर्टेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी सामने आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत इट्स फाइनेस्ट आवर, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अब जब पाकिस्तान की ये मुसाहलत की कोशिशें कामयाब होती हैं तो हम इंशाल्लाह दहशतगर्दी, करप्शन और जो बैड गवर्नेंस है इसी बुनियानुल मरसूस बन के एक सीसा हुई पिलाई दीवार बन के अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी अवाम और फौज मुकाबला करे तो कोई वजह नहीं कि हम इस फौजी फतह को अपनी खुशहाली, इस्तेहकाम में भी बदलने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जनरल साहब, आपसे लास्टली हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, भारत ये जंग तो हार गया लेकिन आपको पता ही है शरारत से बाज नहीं आता, फिर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान पे मुसलसल हमले की कोशिश करता रहा और प्रॉक्सीज के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन ही इस्तेमाल होती है, और हमने फिर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ शुरू किया जो कि अभी तक चल रहा है। अल्टीमेटली देखिए बातचीत के ज़रिए मामला हल होते हैं, अमेरिका ईरान भी बातचीत करेंगे, कर रहे हैं, और दीगर इशूज़ भी जितने भी दुनिया में बड़े मसले हुए हैं बातचीत के ज़रिए हल होंगे।
हम क्या समझें, अफ़गान तालिबान रजीम को रियलाइजेशन हो जाएगी कि हम तो यहीं बैठे हैं, वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, और ज़ाहिर है ऊपर नीचे रहे ताल्लुकात, लेकिन फिर भी जिस सूरत हाल पे आज हैं इससे पहले तो नहीं थे, या फिर वो भारत के हाथों इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे? देखिए, ट्रांजिशनल फ्रेंडशिप है जी, ये यूज मिस यूज करेंगे उन्होंने, तालिबान का करना है। ये रियलाइजेशन उनको उस दिन होगी जिस दिन दे विल स्टार्ट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। पहले तो ये लिंकेज एस्टेब्लिश करना है कि उन्नका और अफगानिस्तान का, तालिबान का और अफगानिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है। हमें तो कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो खवातीन है उन्होंने अपने सिस्टम से उनको आउट कर दिया। वो भेड़ बकरियों से ज्यादा उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। 25,000 खवातीन टीचर्स को और हेल्थ वर्कर्स को उन्होंने फारिग कर दिया जी, जॉब से ही खत्म कर दिया। जो सिंगल पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, आप अंदाजा लगा लें कि जो सोसाइटी अपनी आधी सोसाइटी को काट सकती है वो क्या स्ट्रक्चर होगा। देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ये जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, ये मास्टर प्रॉक्सी इस वक्त टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वॉर इकोनॉमी के साथ जब जुड़ा रहना चाहते हैं। $7.1 बिलियन का जो वेपनरी है उसके साथ, और जो इनको भीख मिलती है, अब इंडिया से इनको जो पैसे मिलेंगे वो टेररिज्म के जो पैसे मिलेंगे उसी तक में रहेंगे। तो इन पे ये बातचीत का असर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप कंडीशंस ना क्रिएट करें। पाकिस्तान ने बड़ी मजबूरी में ये ऑपरेशन शुरू किए हैं। दिस इज नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान, ये तो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस हैं और जारी रहेंगे। इनको पहले यही शक होता था कि पाकिस्तान तो ये, दे नीड फ्रिक्शन। इनका सबसे बड़ा दुश्मन इस रीजन में या अफगानिस्तान के अंदर पीस है। ये पहले रशियंस तो चले वॉर थी, अमेरिकन के साथ वॉर थी, अब इनको जब कोई मिला नहीं है फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन में इंटिमिडेशन कोएर्जन से ये पावर में रहते हैं। इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तो ये नतीजा है नहीं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, वेपन और हथियार के ऊपर ही ये उनको भी इंटिमिडेट कोर्स करके पावर में रहना चाहते हैं। और इनका मुल्ला और मिलिटेंट दोनों जो है वो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ फ्रिक्शन इनको सूट करती है। तो ये पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करते रहेंगे। और इंडिया इनको जिस तरीके से अभी $85 बिलियन, $86 बिलियन का डिफेंस बजट तो सामने नजर आ रहा है ना, ऑन ग्राउंड इट इज अराउंड $105 बिलियन। तो ये बाकी पैसा किधर डालेंगे? वो इसी तरह डालेंगे ना। उन्हें पता है कि जो राफेल काम नहीं कर सके वो एक सुसाइड बॉम्बर से करते हैं। आज का जो टेररिस्ट है अब्दुल्ला, वो 30 से 40 लाख 3 to 4 मिलियन के इक्विपमेंट पहन के पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनको फंडिंग पैसा मिल ही रहा है, तो ये इतने हुए ना, और उसके बाद पैसे भी मिल जाते हैं, जॉब्स वहां पे है नहीं। तो अफगानिस्तान को एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। इट इज नॉट टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान का, हम उस लिए नहीं चीख रहे, हम उस इंसानों के लिए चीख रहे हैं। अफगानिस्तान को एज अ स्टेट बहाल करने की जरूरत है, वेयर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान शुड रूल अफगानिस्तान। फिर उनसे बातचीत और अच्छी बातचीत हो सकती है। ये तो खाना काबा में बैठकर भी जी बहुत इनकार कर गए। नहीं तो फिर पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद एंजॉय कर रहा है, शुड वी पुट आवर केस इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी और अमेरिका के सामने भी कि भाई यहाँ पे कुछ देखें मामलात को, ये अब तक कैसे ऐसे ही कैसे चलते रहेंगे? देखिए, जब एबीगेट का हमने टेररिस्ट हवाले किया अमेरिका को, और आपको याद होगा सेंट्रल कमांड कमांडर उस वक्त जनरल कुरेला थे, उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने हियरिंग में बताया था कि पाकिस्तान कैसे कोऑपरेट कर रहा है। दिस इज ट्रांसनेशनल जी। ये पाकिस्तान इज नॉट ओनली द टारगेट, चाइना इज द टारगेट, अमेरिका इज द टारगेट। जिसको जो चाहिए होगा मुल्क, बड़े मुल्क अब तो वो इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया इनकी प्रेजेंस मौजूद है, अमेरिका के खिलाफ ये कर रहे हैं, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये सारे टारगेट्स हैं। तो वी हैव टू अडॉप्ट द कलेक्टिव अप्रोच। अच्छा, दुनिया के जितने भी फोरम्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, वो इनके टेररिज्म पे एक आवाज है, सिवाय इंडिया इजराइल के, बाकी सब उसके साथ खड़े हैं। यस, पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड। इसको थोड़ा सा हमें डिप्लोमेसी को और ज्यादा इफेक्टिव करना होगा, और एक कोलिशन के मिलके, कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ मिलके इकोनॉमिक एंड सोशल जो माहौल है उसको भी ठीक करने की जरूरत है अफगानिस्तान की, लेकिन नॉट थ्रू तालिबान। इनको तो जब आप पैसा दे देते हैं, वो मैंने बताया ना, जब 50% खुद उन्होंने अपनी औरतों को निकाला। अच्छा, तालिबान के अंदर भी जो औरतों और बच्चों के हकूक की कोई बात करे उसको या जेल में डाल देते हैं या मार देते हैं या उसको सिस्टम से आउट कर देते हैं। तो दिस इज देयर फ्रेम ऑफ माइंड। आई थिंक कलेक्टिव अप्रोच के साथ ही जाना होगा और इसको और थोड़ा एक्टिवेट करना होगा। लेकिन ये हमें अब क्लियर पॉलिटिकल क्लियर एम्स के साथ
एंड प्रिसीजन के साथ मिलिट्री का यूज भी जारी रखना होगा, वरना यू कांट वरना ये समझने वाले नहीं है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया आज के इस अहम दिन पे हमारे लिए वक्त निकालने का। डिस्कशन चल रही है आपको